दिल्ली, अगस्त 1978। मॉनसून का मौसम था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। सड़कों पर रोज़ की तरह भीड़ थी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इस शहर की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक चैप्टर लिखा जाने वाला है। उस शाम एक नवल ऑफिसर के घर से दो बच्चे निकले, बस कुछ देर के लिए। उनकी माँ ने उन्हें जाते हुए देखा और सोचा कि हमेशा की तरह थोड़ी देर में दोनों घर लौट ही आएंगे। किसी ने उन्हें रोकने की ज़रूरत महसूस नहीं की। आखिर दिल्ली उस वक्त इतनी डरावनी जगह नहीं मानी जाती थी, लेकिन वो इंतज़ार कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। जैसे जैसे रात गुजरती गई, बेचैनी बढ़ती गई। घर का हर फ़ोन, हर दरवाजे की दस्तक एक ही उम्मीद लेकर आता था और हर बार सिर्फ निराशा मिलती थी। अगली सुबह सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली दो बच्चों की तलाश में लग चुकी थी। पुलिस सर्च कर रही थी, वॉलंटियर्स सड़कों पर थे, रेडियो स्टेशंस से अपील की जा रही थी। लेकिन वक्त के साथ एक ही सवाल और गहरा होता जा रहा था, आखिर वो दोनों बच्चे कहाँ गए। फिर कुछ दिन बाद दिल्ली रिज के सुनसान इलाके में एक ऐसी खोज हुई जिसने सिर्फ इस केस की डायरेक्शन ही नहीं बदली, बल्कि पूरे देश की रूह हिला दी। उस पल के बाद इंडिया ने बच्चों की सुरक्षा को कभी पहले की तरह नहीं देखा। ये सिर्फ एक किडनैपिंग या मर्डर केस नहीं था, ये वो जुर्म था जिसने इंसानियत की हर सीमा को पार कर दिया था। आज हम जानेंगे रंगा और बिल्ला की पूरी कहानी। आखिर कौन थे ये दोनों, कैसे एक आम जिंदगी से निकलकर भारत के सबसे बदनाम अपराधियों में शामिल हो गए, और कैसे उनके हाथों हुआ एक जुर्म जो आज भी देश के क्रिमिनल हिस्ट्री के सबसे डरावने पन्नों में लिखा हुआ है। आज की कहानी मुश्किल है, दिल को झंझोड़ देने वाली है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो नाम जो आज भी दिल्ली के लोगों के दिल में डर पैदा करते हैं। कुलजीत सिंह, जिसे लोग रंगा के नाम से जानते थे, और जसबीर सिंह, जो बिल्ला के नाम से मशहूर हुआ। दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, अपराध की तरफ उनका झुकाव। रंगा पहले ट्रक ड्राइवर था, बाद में टैक्सी भी चलाता था। रोज़ की मेहनत, रोज़ की कमाई, लेकिन मन में हमेशा एक रास्ता था, जल्दी पैसा कमाने का। ऐसे ही ड्राइविंग के दौरान ही उसकी क्रिमिनल दुनिया से पहचान होने लगी। बॉम्बे में ही उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है, श्याम सिंह से, और श्याम ही उसे बिल्ला से मिलाता है। श्याम बताता है कि बिल्ला एक खतरनाक क्रिमिनल है, जिसने पहले भी खून किया है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती जो आगे चलकर इतना खौफनाक रूप ले लेगी कि पूरी देश कांप जाएगा। रंगा और बिल्ला ने बॉम्बे में ही मिलकर अपना पहला बड़ा क्राइम किया था। रंगा ने टैक्सी के इस्तेमाल करके एक बच्चे का अपहरण किया। कुछ समय बाद उस बच्चे को छोड़ दिया गया था, लेकिन उस एक घंटे ने उन्हें एहसास दिला दिया था कि अपहरण करके पैसा कमाना कितना आसान है। लेकिन जल्दी ही उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा। साथ ही श्याम सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। रंगा और बिल्ला को डर था कि श्याम उनके बारे में सब कुछ बता देगा। इसी डर में दोनों बॉम्बे छोड़कर भागने लगे। सूरत, फिर अहमदाबाद, और वहाँ से ट्रेन पकड़कर आ गए सीधा दिल्ली। 16 अगस्त 1978 को दोनों दिल्ली पहुँचते हैं। अलग अलग जगह झूठी पहचान के साथ रहना शुरू करते हैं, कभी एक नाम तो कभी दूसरा। पुलिस की नज़र से बचते बचते एक नए शहर में अपना अगला शिकार ढूंढने लगते हैं। इन दोनों की सोच और तरीका काफ़ी अलग
थे। रंगा ज़्यादा अग्रेसिव था, जल्दी गुस्सा होने वाला, जबकि बिल्ला थोड़ा सोच समझकर काम करता था, प्लानिंग में ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन जब बात क्राइम की आती, दोनों एक जैसे ही निर्मम बन जाते थे। पैसे की भूख और जल्दी अमीर बनने की चाहत, यही उनकी असली पहचान बन चुकी थी। दिल्ली जैसा बड़ा शहर उनके लिए एक नया मौका था। नए शिकार, नई उम्मीदें और उनके अंदर का अपराधी मन अब पूरी तरह जाग चुका था। दिल्ली में आकर भी इनका तरीका वही रहा, चोरी, धोखा और ज़रूरत पड़ने पर हिंसा। 17 अगस्त को ये एक कार चुरा लेते हैं, लेकिन गाड़ी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। बिल्ला गाड़ियाँ चुराने में माहिर था। उसने फेक नंबर प्लेट्स भी बनवा रखे थे ताकि आसानी से पकड़े ना जाएं। 24 अगस्त के आसपास बिल्ला अशोका होटल के बाहर से एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार चुरा लेता है। यही गाड़ी आगे चलकर पूरे केस का सबसे दर्दनाक सबूत बनेगी। दोनों ने मजलिस पार्क में एक कमरा भी किराए पर ले लिया था, 2 महीने का एडवांस देकर। ये सब दिखाता है कि उनका प्लान कोई अचानक का फैसला नहीं था। ये सोच समझकर ठंडे दिमाग के साथ बनाया गया प्लान था। उनके पास 2 तलवारें भी थीं, एक छोटी और एक बड़ी। दोनों को बाहर से धार लगवाई गई थी। एक गाड़ी जिसकी डोर हैंडल्स जानबूझकर ढीली कर दी गई थी ताकि जो भी अंदर बैठे वो आसानी से बाहर ना निकल सके। ये सिर्फ चोरी या धोखा नहीं था, ये एक जाल था जो किसी भी मासूम के लिए बिछाया जा चुका था। बस अब ज़रूरत थी तो शिकार की। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जिसका नाम इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा, इंडियन नेवी में अफसर, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के धौला कुआं इलाके में सर्विसेज ऑफिसर एनक्लेव में रहते थे। फरवरी 1978 में ही ये परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ था। उनकी बेटी गीता चोपड़ा 16 साल की थी और जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छी, हंसमुख और अपने भाई से बहुत प्यार करने वाली थी। लोग कहते हैं कि गीता के सपने बड़े थे। अपनी जिंदगी में वो कुछ बनना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। और उनका बेटा संजय चोपड़ा सिर्फ 14 साल का था। मॉडर्न स्कूल में 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा समझदार, अपनी बहन का ख्याल रखने वाला भाई। ये कोई रिच ग्लैमरस फैमिली नहीं थी, ये एक सिंपल सी डिसिप्लिन्ड नेवी फैमिली थी। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, शाम को घर पर साथ बैठकर बातें करना, ऐसा ही एक छोटा सा खुशियों से भरा घर था उनका। 24 अगस्त 1978 एक सैटरडे का दिन था। गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। वो दोनों बड़े ही एक्साइटेड थे। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनवाना उस ज़माने में ये कोई छोटी बात नहीं थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी खुशी से भरा पल होगा। शाम के लगभग 6:15 बजे गीता और संजय अपने घर से निकलते हैं। उनका प्रोग्राम शाम 7 बजे शुरू होना था। संसद मार्ग पर ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में उनके फादर कैप्टन चोपड़ा प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें रात 9 बजे वापस लेने आने वाले थे। दोनों बच्चे बस या लिफ्ट लेकर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। रास्ते में एक जेंटलमैन ने उन्हें धौला कुआं से गोल डाक खाने तक लिफ्ट भी दी, लेकिन यहीं से उनकी किस्मत एक दूसरे रास्ते पर मुड़ती है। 6 बजे से लेकर 6:40 के बीच एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार उनके पास रुकती है। 2 लोग अंदर बैठे थे, रंगा और बिल्ला। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, जैसे कोई मदद करने वाले अजनबी। बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाइस, यही वो पल था जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था।
जैसे ही गीता और संजय ने अपने पीछे वाले दरवाजे बंद किए, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो दरवाजे जानबूझकर ढीले किए गए थे। अब वो गाड़ी एक चलता फिरता ट्रैप बन चुकी थी। कुछ ही मिनट के बाद गाड़ी का रुख संसद मार्ग की तरफ नहीं बल्कि किसी और ही डायरेक्शन में मुड़ जाता है। बहुत जल्द गीता और संजय को एहसास हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है और जब वो आवाज़ उठाते हैं तो रंगा और बिल्ला का असली चेहरा सामने आता है। लेकिन ये बच्चे चुप नहीं बैठते। संजय अपनी जगह से लड़ता है, चिल्लाता है, मदद के लिए इशारा करता है। इसी दौरान उसके कंधे पर एक गहरा जख्म लग जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। एक रास्ते पर इंद्रजीत सिंह नाओटा नाम का एक शख्स अपनी स्कूटर पर था। उसने देखा कि पीछे बैठे बच्चे गाड़ी में ड्राइवर से झगड़ रहे हैं। संजय ने उन्हें अपना खून से सना हुआ कंधा दिखाया, मदद के लिए हाथ हिलाता रहा। नुआटा ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन रंगा और बिल्ला निकल गए। उन्होंने तुरंत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन अफसोस पुलिस ने कहा कि ये उनका इलाका नहीं है और बात वहीं टाल दी गई। एक और गवाह भगवान दास गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास से गुजरते हुए उसी मस्टर्ड कलर की फिएट को देखते हैं। अंदर से आवाजें आते हुए भी सुनते हैं। पूरे दिल्ली में वो गाड़ी घूमती रही। एक जगह से दूसरी जगह रंगा और बिल्ला के बीच तनाव बढ़ता गया। आखिर क्या करना है इन बच्चों का, इसी बात पर उनकी आपस में बहस होती है। 9:30 बजे के आसपास गाड़ी बुद्धा जयंती पार्क के पास रुकती है। रंगा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये दिखाता है कि उनके अंदर जरा भी इंसानियत बाकी नहीं बची थी। रात धीरे धीरे गहरी होने लगती है और गीता और संजय के लिए हर गुजरता मिनट डर और उम्मीद के बीच झूलता रहा। अंधेरी रात में रंगा और बिल्ला अपनी मस्टर्ड फिएट को दिल्ली के रिज के एक सुनसान इलाके की तरफ ले गए। ये जगह शहर की भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर थी। यहाँ उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं पाएगा और ना ही किसी की मदद बच्चों तक पहुँच सकेगी। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान रंगा और बिल्ला ने शुरू में गीता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात कबूल की थी। बाद में दोनों ने अपना बयान वापस ले लिया। फॉरेंसिक एविडेंस उस दौर के तकनीकी सीमाओं की वजह से इस बात को पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं कर सका, इसलिए इस पहलू पर अलग अलग रिपोर्ट्स और इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं। लेकिन इस बात पर किसी तरह का विवाद नहीं है कि दोनों बच्चों के साथ बेहद बेरहमी की गई और उन्होंने आखिरी पल तक हिम्मत नहीं हारी। गीता ने बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन में उसके हाथों और उंगलियों पर डिफेंसिव इंजरीज मिली, जो दिखाती हैं कि उसने अपने अटैकर्स का पूरी ताकत से सामना किया। हर मौके पर उसने अपने और अपने छोटे भाई की जान बचाने की कोशिश की। इसी दौरान संजय भी लगातार विरोध करता रहा। वो सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके शरीर पर कई डिफेंसिव और असॉल्ट इंजरीज मिली, जो इस बात का सबूत थी कि उसने आखिरी सांस तक संघर्ष किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब गीता ने घबरा कर पूछा, संजय कहाँ है? जब उसे कोई तसल्ली देने वाला जवाब नहीं मिला तो उसने पास पड़ी तलवार को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। ये उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन 2 हथियारबंद और कहीं ज़्यादा ताकतवर अपराधियों के सामने उसकी कोशिश नाकाम रही। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में डॉक्टर्स ने बताया कि गीता की मौत गर्दन पर लगे गहरे घाव के कारण हुई। संजय के शरीर पर 21 से ज़्यादा चोटों के निशान दर्ज किए गए, जो उसके कथित संघर्ष की गवाही देते हैं।
उस रात रंगा और बिल्ला ने सिर्फ एक जुर्म नहीं किया, उन दोनों ने 2 मासूमों की जिंदगियां छीन ली और परिवार की हमेशा के लिए जिंदगी ही बदल दी। लेकिन इस कहानी का सबसे याद रखने लायक पहलू उन अपराधियों की बेरहमी नहीं, बल्कि गीता और संजय की बहादुरी है। दोनों ने आखिरी पल तक एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे। इसी वजह से आज भी उनका नाम सिर्फ एक क्राइम विक्टिम के रूप में नहीं, बल्कि असाधारण साहस की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। 28 अगस्त की रात दिल्ली रिज के घने जंगल में एक कैटल ग्रेजर धनीराम को कुछ अनोखा दिखता है। वो तुरंत पास के पुलिस कांस्टेबल को बुलाता है। सुबह होते होते कैप्टन चोपड़ा और उनकी पत्नी वहां पहुंचते हैं और वही होता है जो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, अपने बच्चों की पहचान करना उनकी सबसे बुरी हालत में। अगले दिन के अखबारों में पहले पन्ने पर ये खबर छपती है और पूरा दिल्ली, पूरा देश सदमे में आ जाता है। लोग गुस्से में हैं, दुखी हैं और डरे हुए भी हैं। अगर नेवी ऑफिसर के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी के बच्चे कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? यही सवाल हर घर में पूछा जाने लगा। पुलिस की जांच शुरू होती है, गवाह सामने आते हैं। भगवान दास, इंद्रजीत नवाटा और कई और लोग अपनी जानकारी पुलिस को देते हैं। गाड़ी का रंग, उसका नंबर, सब धीरे धीरे जुड़कर एक तस्वीर बनाने लगता है। इन्वेस्टिगेशन में गलतियां भी हुई। एक बार तो गाड़ी का नंबर गलत लिखा गया और एक रिपोर्ट पर तो घंटों तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। उन दिनों दिल्ली के लोगों में पुलिस के अगेंस्ट गुस्सा बढ़ने लगा। सवाल उठने लगे कि अगर शुरू में ही सीरियसली काम लिया जाता तो शायद कुछ अलग हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे गवाहों की जानकारी और फोरेंसिक क्लूज जुड़कर पुलिस को सही दिशा दिखाने लगे। लेकिन भले ही देर से पुलिस जाल कसती गई। कुछ हफ्तों बाद 8 सितंबर को कालका मेल ट्रेन में 2 लोग एक मिलिट्री कंपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करते हैं। वहां मौजूद सैनिकों को शक होता है। एक लैंस नायक एवी शेट्टी अपने पास रखे अखबार में छपी तस्वीर से इन दोनों को पहचान लेते हैं। ये रंगा और बिल्ला ही थे। सैनिक उन्हें पकड़ते हैं, थोड़ा स्कफल भी होता है और अगली सुबह दोनों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उनके बैग से एक तस्वीर मिलती है, कपड़ों पर खून के दाग मिलते हैं। रंगा के हाथ और बिल्ला के सर पर रीसेंट चोट के निशान भी डॉक्टर को मिलते हैं, जो उनके अपनी कन्फेशन से मिलते जुलते थे। दोनों को अलग अलग सेल में रखा जाता है। कुछ हफ्तों बाद रंगा अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने कबूल करता है और कुछ दिनों बाद बिल्ला भी। बाद में दोनों अपने बयान वापस ले लेते हैं, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस, बाल के नमूने, फिंगरप्रिंट्स, खून के ग्रुप सब उनके खिलाफ गवाही देते हैं। केस अदालत में पहुंचता है। पूरा देश इस ट्रायल को देख रहा था। 1969 में ट्रायल कोर्ट उन्हें मर्डर और किडनैपिंग के जुर्म में दोषी पाता है और मौत की सज़ा सुनाता है। दोनों हाई कोर्ट जाते हैं अपनी सज़ा के खिलाफ। हाई कोर्ट भी सज़ा बरकरार रखती है। उसके बाद वो दोनों सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ शब्दों में कहता है कि रंगा और बिल्ला जैसे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करना ही समाज की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अदालत ने उन्हें प्रोफेशनल मर्डरर्स कहा, जो किसी भी तरह की सहानुभूति के हकदार बिल्कुल भी नहीं थे। राष्ट्रपति नीलम रेड्डी के पास माफ़ी की अर्जी भी जाती है, लेकिन वो भी उसे रद्द कर इंसाफ चाहे देर से सही आखिरकार अपना रास्ता पा ही लेता है।
तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला के आखिरी दिन बहुत तनाव में गुजरते हैं, एक दूसरे से अलग रखे गए अपनी सज़ा का इंतज़ार करते हुए। 30 जनवरी 1982 को कुछ पत्रकारों को उनसे मिलने की इजाज़त मिलती है। बिल्ला बात करता है, खुद को बेगुनाह बताता है। रंगा बात करने से इनकार कर देता है। आखिरकार 31 जनवरी 1982 की सुबह दोनों को फांसी दी जाती है। कहा जाता है कि बिल्ला खामोश रहा, जबकि रंगा ने आखिरी वक्त तक तकरार किया। उनके कोई भी रिश्तेदार उनके शव लेने नहीं आए। इस तरह एक ऐसा चैप्टर बंद हुआ जिसने पिछली 4 साल से पूरे देश को दहला के रखा था। रंगा और बिल्ला की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन असली कहानी, असली याद हमेशा गीता और संजय की रहनी चाहिए। इस केस ने इंडिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार पूरा देश खुलेआम बात करने लगा। बच्चों की सुरक्षा के बारे में, अजनबियों से लिफ्ट लेने की सीख, घर देर से लौटने पर फिक्र, स्ट्रेंजर डेंजर जैसी सोच, ये सब इस एक घटना के बाद घर घर में पहुंची। पुलिस प्रोसीजर्स में भी बदलाव आया। कैसे मिसिंग चिल्ड्रन के केस को तुरंत सीरियसली लिया जाए, जुरिस्डिक्शन के बहाने केस टालने की प्रैक्टिस पर भी सवाल उठे। 5 अप्रैल 1981 को गीता और संजय को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया उनकी बहादुरी के लिए। उनके नाम पर हर साल 2 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड, उन बच्चों के लिए जो मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाते हैं। आज इतने सालों बाद भी जब दिल्ली के लोग किसी अनजान गाड़ी से लिफ्ट लेने से पहले सोचते हैं, कहीं ना कहीं गीता और संजय की याद उनके जहन में ज़रूर होती है। गीता के सपने थे कुछ बनने के, कुछ करने के। संजय अपनी बहन के साथ खड़ा रहने वाला भाई था, आखिरी सांस तक। दोनों ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल हिम्मत के साथ जिए, डर के साथ नहीं। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये कहानी उस हिम्मत की है जो 2 बच्चों ने दिखाई जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी। कुछ क्राइम्स वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ क्राइम्स इतिहास बन जाते हैं, और गीता और संजय चोपड़ा का नाम हमेशा इंडिया को याद दिलाता रहेगा कि एक आम से शाम भी कितनी कीमती हो सकती है। और इस तरह ख़त्म हुई भारत के सबसे डरावने और दिल दहला देने वाले क्रिमिनल केसेस में से एक की कहानी। रंगा और बिल्ला को उनके जुर्म की सज़ा मिली, लेकिन क्या किसी सज़ा से गीता और संजय चोपड़ा की ज़िंदगी वापस आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उन 2 बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक शाम अपने घर लौट रहे थे। उनके सपने, उनका भविष्य और एक पूरा परिवार की खुशियाँ कुछ घंटों के अंदर हमेशा के लिए छीन ली गई। इस केस ने पूरे देश को झंझोर दिया। इसके बाद पुलिसिंग, पब्लिक सेफ्टी और कानूनी प्रक्रिया पर कई सवाल उठे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही सच्ची कहानियाँ जिन्हें जानना ज़रूरी है, ताकि इतिहास को सिर्फ याद ही नहीं, उसे समझा भी जा सके। मैं हूँ अपेक्षा और आप देख रहे थे साइलेंट एकोज विद अपेक्षा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।